नमस्कार दोस्तों, हमारी दृष्टि सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो लेकर हम दोबारा हाज़िर हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नेशनल स्कीम्स और इनिशिएटिव्स का कवर किया था। यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स और अगर इस वीडियो का टाइम ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हुआ तो हम इंडाइसेस को भी इसी वीडियो में ऐड कर देंगे सो दैट 2 प्रोग्राम्स हमारे इसमें या 2 इनिशिएटिव्स हमारे इसमें पूरे हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और हमारी जो पहला नेशनल इवेंट या पहला जो प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस किया गया है दैट इज अबाउट द गज उत्सव। गज उत्सव सेलिब्रेट किया गया था बिकॉज प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट हुए 30 साल हो गए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया गया था। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइज हियर इज कि कहाँ से स्टार्ट किया गया है इसको, तो इसको स्टार्ट किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था 1992 में। अगर हम और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था 1992 में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था, उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि उसकी पॉपुलेशन को, एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके और उनके हैबिटेट्स को सिक्योर करके रखा जा सके। सो एलिफेंट की अगर हम बात करें तो एलिफेंट इंक्लूडेड है WPA 1972 के शेड्यूल 1 में, दैट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में। साथ ही साथ साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी इंक्लूडेड है। साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इफ यू टॉक अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, एज ऑल ऑफ यू नो कि ये असम स्टेट में है और इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में। दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये वन हॉर्न राइनोसिरस के लिए भी सबसे फेमस साइट इंडिया में पाई जाती है। सो दिस इज अबाउट गज उत्सव, गज उत्सव 2023, and this गज उत्सव was celebrated to celebrate the 30 years of project elephant which was started in 1992. So the next question here, the next news here is about 108th Indian Science Congress. 108th इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में 3 से 7 जनवरी 2023 को। इसको इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसकी फोकल थीम रखी गई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। The organization which organized this science congress is Indian Science Congress Association. ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ काम करती है या इसके सपोर्ट में काम करती है। इससे पहले जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी दैट वाज हेल्ड इन 2020, 2020 में हुई थी और ये बैंगलोर कर्नाटका में आयोजित की गई थी। द फर्स्ट सेशन, जो पहला सेशन इंडियन साइंस कांग्रेस का था, सो एज वी सी ये 108वां सेशन था, 108। सो दैट मीन्स 100 साल से ऊपर इसको कंप्लीट हो चुका है। ये 1914 में, 1914 में इसको स्टार्ट किया गया था व्हेन इंडिया वाज नॉट फ्री, इंडिया वाज अ डिपेंडेंट स्टेट। सो ये 1914 में स्टार्ट किया गया था 108 साइंस कांग्रेस। दिस ईयर इट वाज हेल्ड इन नागपुर। सो सिंपल एक कीवर्ड आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज जो पूछी जाएगी वो यही पूछी जाएगी कि कहाँ हुआ है। थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, या फिर अगर मल्टीपल ऑप्शंस डालेंगे तो पूछ सकते हैं कि फर्स्ट सेशन कहाँ स्टार्ट हुआ। तो दिस इज सिंपली GK विच हैव टू रिमेंबर। और करंट अफेयर्स के लिहाज से अगर हम याद रखेंगे तो वी हैव टू रिमेंबर कि 108 साइंस कांग्रेस जो है वो नागपुर में कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये ऑर्गेनाइज किया गया भोपाल में। इसको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज मिलके ऑर्गेनाइज करती हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री में किया। जस्ट फॉर योर नॉलेज आप देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये सारी एजेंसीज मिलके इसको कर रही थी। साथ ही साथ इसकी जो नोडल कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट था वो था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल which was held in Bhopal. Next news which arises here is one of the important news. ये न्यूज बताती है अबाउट द फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। और ये जो पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी ये ऑर्गेनाइज की गई खजुराहो में। खजुराहो इज अ कल्चरल प्लेस, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको ऑर्गेनाइज करवाती है एंड थीम जो इसकी थी दैट वाज प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो यहाँ पे हुआ वो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को सेलिब्रेट करने का। और इसके लिए जो चीफ गेस्ट या फिर जो इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ पर बुलाए गए थे, ही वाज पद्मश्री मिस्टर नेक राम,
जिनको हम मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द स्टैटिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो मिलेट मैन कुड बी आस्क्ड इजीली, सो ही इज मिस्टर नेकराम. So this is about the first G20 culture working group. As all of you know कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो जितने भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चीजें हो रही हैं और इम्पोर्टेंट हो रही हैं वो हमें याद रखनी है. The next question here is about 14th edition of Aero India. 14th edition of Aero India 2023 ये इनॉग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था 13 से 17 फरवरी 2023 को. एंड ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बैंगलोर में या बेंगलुरु कर्नाटका में, विच इज द एयरपोर्ट स्टेशन येलाहंका. ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको हर साल ऑर्गेनाइज कराता है. थीम इसकी जो रखी गई थी दैट वाज द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज. एंड not every year, it is celebrated every 2 years, or it is organized every 2 years by Ministry of Defense, and it is organized in Bangalore. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट जो है इंडिजिनस एयर प्लेटफॉर्म्स का, जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसको प्रमोट किया जा सके. यहाँ पर ये सारे जितने भी हमारे पास इंडिजिनस लेवल पे बनी हुई चीज़ें होती हैं उनका शोकेस किया जाता है, जिससे कि उनका एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके. such as Tejas, HTT-40, Dornier Light Utility Helicopter LUH, Light Combat Helicopter, and Advanced Light Helicopter. So, to promote the exports of defense technology, this Aero India edition is celebrated every 2 years. The next news here is about the second international conference on use of technology and elections integrity. Second international conference. तो भाई इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी रिसेंटली जनवरी 23-24-2023 को. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया. सो दिस डज नॉट कैरी अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. दिस वाज ओनली द सेकेंड एडिशन. तो सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम, इनकी थीम थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटेग्रिटी. द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो इसकी ऑर्गेनाइज की गई थी वो न्यू दिल्ली में की गई थी with the topic role, framework, and capacity of election management bodies. So, this is not very important initiative. This could be just asked कि भाई election international conference on use of technology and elections integrity ये theme किस इनिशिएटिव की रखी गई थी. बिकॉज अदर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो ये उतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं बैठेगा. दिस वाज जस्ट अ सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. कोई बहुत ज़्यादा मेजर आउटकम नहीं आया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है. बाकी अगर हम देखें तो ये सेकंड समिट जो थी फॉर डेमोक्रेसी विच वाज हेल्ड ऑन 29 to 30 मार्च, इसको को होस्ट किया गया था कोस्टारिका के द्वारा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नीदरलैंड्स, जाम्बिया एंड यूएस. सो दीज वर द co-hosting governments which co-hosted this summit. Now, the second Indian Rice Congress, this is important. The second Indian Rice Congress, ये organize किया गया ओडिशा में कटक. It was held at ICAR, National Rice Research Institute. तो National Rice Research Institute जो है वो कटक उड़ीसा में लाया करता है. So this second International Rice Congress was organized in Cuttack, Odisha, and it was held on February 11 to February 14, 2023. इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर्स कटक के द्वारा. एंड द थीम फॉर दिस राइस कांग्रेस वाज ट्रांसफॉर्मिंग द राइस रिसर्च, रीसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस. नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 23, 1946. तो 1946 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एट विद्याधरपुर कटक उड़ीसा. सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये कहाँ पर है. दिस इज इन कटक उड़ीसा. सो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ एस्टेब्लिश्ड है. सब्सिक्वेंटली 1966 में जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था उसको ट्रांसफर कर दिया गया था आईसीएआर के पास. तो स्टार्टिंग से ही आईसीएआर के पास नहीं था, वैसे भी 1946 में इसको बनाया गया था, तो बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था आईसीएआर के पास, और इसको इंस्टीट्यूट को रीनेम किया गया था एज आईसीएआर NRRI, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन द ईयर 2015. So this renaming was done recently in the year 2015. Other than that 1946 में इसका गठन होता है. 1966 में इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो आईसीएआर के पास चला जाता है. सो दिस इज अबाउट इंडियन राइस कांग्रेस. सेकंड था
याद रखना है आपको, उड़ीसा में है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन कटक उड़ीसा, सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा। नेक्स्ट न्यूज इज एटीएल सारथी। एटीएल सारथी क्या है? ऑन March 14, 2023 अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग लॉन्च्ड एटीएल सारथी। सो दिस इज एटीएल इज अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स। और ये एक सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है जो कि जो भी एवरग्रोइंग इकोसिस्टम है उसको मजबूती देने के लिए क्रिएट किया गया है। सारथी, एज यू ऑल नो, सारथी का मतलब होता है चैरियटियर, या जो एक रथ को चलाता है। एंड एटीएल सारथी विल इनेबल द एटीएल्स टू बी एफिशिएंट। तो एटीएल सारथी जो है वो एक चैरियट की तरह काम करेंगे फॉर द अदर अटल टिंकरिंग लैब्स, कि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाए। इस इनिशिएटिव के 4 पिलर्स रखे गए हैं विच इंश्योर्स द परफॉर्मेंस थ्रू रेगुलर प्रोसेसेस इंप्रूवमेंट्स। लाइक कौन से पिलर्स हैं? द फर्स्ट इज अबाउट अ सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड। एक सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड बनाया गया है जिसको माई एटीएल डैशबोर्ड नाम दिया गया है। द सेकेंड इज द compliance SOPs फॉर schools to ensure financial and non-financial compliances। तो एक compliance SOPs बनाए गए हैं schools के लिए। Third pillar is about on-ground enablement of ATLs in collaboration with relevant local authorities through cluster-based approach। तो on-ground enablement किया गया है ATLs का, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के माध्यम से करेंगे जिससे कि ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएं। एंड द फोर्थ पिलर इज अबाउट प्रोवाइडिंग ओनरशिप टू स्कूल्स टू एनालाइज देयर परफॉर्मेंस। तो भाई स्कूल्स को ही ओनरशिप प्रोवाइड की जाएगी कि वो अपने परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर पाएं परफॉर्मेंस इनेबलमेंट मैट्रिक्स के माध्यम से, परफॉर्मेंस इनेबलमेंट मैट्रिक्स के माध्यम से। सो थोड़ी सी ग्रेटर ऑटोनॉमी यहाँ पे स्कूल्स को भी दी जा रही है इस अटल या एटीएल सारथी के द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन जो है ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिससे कि कल्चर ऑफ इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके और कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट किया जा सके कंट्री के अंतर्गत। एटीएल एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस है जो कि स्टेब्लिश किया गया है स्कूल में। अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं वो स्कूल में स्टेब्लिश की गई हैं और इसका गोल क्या है? टू फोस्टर द क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन इन द यंग माइंड्स बिटवीन द 6th to 12th ग्रेड। तो अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से जो 6th से 12th ग्रेड तक के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक इनोवेशन की भावना आए, इनोवेशन के लिए उनको मौके दिए जाएं, इसलिए अटल टिंकरिंग लैब्स को स्कूल में स्टेब्लिश किया गया है। सो दिस इज अबाउट द एटीएल सारथी। एटीएल सारथी जो है वो स्कूल्स को कुछ आपके इन 4 पिलर्स के माध्यम से एक मोर सेल्फ एनालिसिस प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करेगा, एक सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड देगा, कंप्लायंस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बताएगा, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ परफॉर्मेंस इनेबलमेंट मैट्रिक्स के माध्यम से स्कूल अपनी परफॉर्मेंसेस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है 4 मार्च 2023 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, NCTE ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सो ये एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इसको स्टार्ट किया गया है थ्रू आउट द कंट्री। तो ये पूरा कंट्री में इसको स्टार्ट किया गया है दिस इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सो ITEP एज नोटिफाइड ऑन 26 अक्टूबर 2021 ये एक 4 साल का डुअल मेजर होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो कि BA BEd BSc BEd और BCom BEd वाले जैसे कोर्सेज को, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को ऑफर करती है। So you could do BA along with BEd, BSc along with BEd, and BCom along with BEd. So this is about the integrated teacher education program. और ये जो कोर्स है ये प्रिपेयर करेगा टीचर्स को फॉर द 4 स्टेजेस ऑफ द न्यू स्कूल स्ट्रक्चर। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इन 2020, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया था। सो टॉकिंग अबाउट कि ये जो कोर्स प्रिपेयर किया जा रहा है इसके माध्यम से ऐसे टीचर्स को प्रिपेयर किया जाएगा जो ये नया प्रिपरेटरी फेज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया है 5+3+3+4, दैट इज द फाउंडेशनल बैच ऑफ 5 years, द 3 years प्रिपरेटरी बैच, द 3 years मिडिल बैच एंड द 4 years ऑफ सेकेंडरी बैच, इसके तर्ज पे टीचर्स को तैयार किया जा सके। सो दिस इज अबाउट ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। Next news is about Jadui Pitara, learning teaching material. Very attractive name, Jadui Pitara. इस जादुई पिटारे में क्या निकलेगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो रिसेंटली लाई गई थी, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक लर्निंग टीचिंग मटेरियल स्टार्ट किया है
learning teaching material for foundational stage in New Delhi. So this has been started in New Delhi. Now Jadui Pitara, as the name suggests कि कुछ तो इसमें फन बेस्ड चीजें की जाएंगी, तो ये एक प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल है. दिस इज बीन टेलर्ड फॉर चिल्ड्रन जो कि 3 से 8 साल की एज ग्रुप में आते हैं. सो इसमें क्या होगा, इस पिटारे में प्ले बुक्स होंगी, टॉयज होंगे, पजल्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड, स्टोरी बुक्स, वर्कशीट. तो नॉर्मल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो विच समटाइम्स फील्स बोरिंग फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, तो उसको थोड़ा सा इन्होंने इनोवेटिव बनाने की कोशिश की है कि बच्चे प्ले बुक्स के माध्यम से, पजल्स के माध्यम से या स्टोरी बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, इनके माध्यम से पढ़ाई को ज़्यादा उसमें ज़्यादा इंगेज्ड हो सकते हैं. और ये जादुई पिटारा डेवलप किया गया है अंडर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विच इज़ अवेलेबल इन 13 इंडियन लैंग्वेजेस. तो इसको 13 इंडियन लैंग्वेजेस या 13 इंडियन लैंग्वेजेस में स्टार्ट किया गया है. अब यहाँ पे अगर मल्टीपल चॉइस या फिर मल्टीपल ऑप्शंस वाला क्वेश्चन अगर आता है, तो ये फंसाया जा सकता है कि कितनी लैंग्वेजेस में है, तो सारी ही आपकी शेड्यूल लैंग्वेजेस में है. नो, ये 13 इंडियन लैंग्वेजेस में अभी इसको स्टार्ट किया गया है. किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे? 3 से 8 साल के एज ग्रुप के बच्चे इन्वॉल्व होंगे. दिस इज वेरी इजी टू डील विद कि भाई इसमें क्या क्या होगा, वो अंदाजा लगाया जा सकता है अगर आपको एज ग्रुप और इसके नाम से अगर आप कुछ भी कोरिलेट कर सकते हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज अबाउट द 3 to 8 years ऑफ एज ग्रुप स्टूडेंट्स विल बी इन्वॉल्व, और ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया है वो 13 लैंग्वेजेस में कंप्लीट किया गया है. The next year is about Akhil Bharatiya Siksha Samagam in Varanasi. The all is about Siksha only. So this is Akhil Bharatiya Siksha Samagam जो कि वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया. मिनिस्ट्री ऑफ और एजुकेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया 7 से 9 जुलाई 2022 में वाराणसी में. हायर एजुकेशन समिट इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. इसको ऑर्गेनाइज करने में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ यूजीसी और बीएचयू ने भी हिस्सा लिया था. बीएचयू ने भी भाग लिया था बिकॉज इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बनारस, तो बीएचयू आ जाता है. यूजीसी बिकॉज हायर एजुकेशन की बात हो रही है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्वियसली वो रहेगा ही. सो दीज 3 एजेंसीज वर इन्वॉल्व. ऑर्गेनाइज किया गया था इसको रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर विच इज अ न्यूली बिल्ड सेंटर इन वाराणसी, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया 7 से 9 जुलाई 2022 को. एंड पर्पस इसका था डिस्कशन ऑन अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020. इसी में एक और न्यूज कवर होती है आपकी तमिल संगमम की. सो एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव एंड टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड द मंथ लॉन्ग काशी तमिल संगमम इन वाराणसी. तो काशी तमिल संगमम भी स्टार्ट किया गया था वाराणसी में नवंबर 2022 में, जिससे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्पिरिट है उसको हम अपहोल्ड कर सकें, एक स्टेट दूसरे स्टेट को जान सके बेहतर तरीके से, इसके लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था तमिल संगमम, काशी तमिल, और इट इज नोन एज काशी तमिल संगमम. Now, the next news here is about legislative assembly elections in 5 states. तो 5 states में legislative assembly elections जो है उस पर बात की गई है. March 10, 2022 को इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया था रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस फॉर 5 states: यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एंड मणिपुर. And the election schedule was announced by the Election Commission of India on 8th January 2022. तो 8 जनवरी 2022 को ये इलेक्शन शेड्यूल स्टार्ट किया गया था, अनाउंस किया गया था. एक एक करके हम स्टेट्स देख लेते हैं. और सारे ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, तो आपको इनके असेंबली सीट्स भी याद रखनी है बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस भी ट्रेंडिंग में हैं स्टेट्स में या स्टेट एग्जाम्स में कि मैच मेकिंग में पूछ लिए जाते हैं. सो फर्स्ट इज अबाउट यूपी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट. सो 18th लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस यूपी के किए गए थे, 7 फेजेस में किए गए थे, February 10 to March 7, 2022. 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यूपी में और 403 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यूपी में. लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिजर्व सीट है एससीज के लिए दे आर 84. सो एससी की जो रिजर्व सीट है दे आर 84 एंड एसटी के लिए जो रिजर्व सीट है दे आर 2. ओनली 2 सीट्स इन द स्टेट. तो कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में. भारतीय जनता पार्टी along with its allies won 273 सीट्स. तो बीजेपी ने यहाँ पे जीत हासिल की, ऑफ विच एंड सिक्योर्ड एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी. तो यहाँ उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है. 2022 के इलेक्शन में जो टोटल वोटर काउंट रहा, टर्न आउट रहा, वो 60.8% रहा.
एंड अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में जो वोटिंग परसेंटेज था विमेन का वर हाईएस्ट एज कम्पेयर टू मैन। सो ये दिस कुड बी वन क्वेश्चन, बट यू डोंट हैव टू टेक अ हीड ऑन दिस कि भाई वोटर टर्नआउट कितना रहा या कितने मेजोरिटी से जीते, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए हैं, अभी तक के एग्जाम्स में तो नहीं देखने को मिले हैं। हाँ, आपको पूछा जा सकता है कि भाई कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं या टोटल असेंबली सीट्स कितनी हैं। एंड ऑल्सो द लास्ट लाइन विच वी डिस्कस्ड कि अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जो था वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज विमेन का हाईएस्ट देखा गया एज कम्पेयर टू मैन। सो दिस कुड बी अ क्वेश्चन विच कुड बी आस्क्ड, क्योंकि ये एक अलग से फैक्ट बन जाता है, बट वोटर टर्नआउट वगैरह पे उतना ही हमको नहीं देना है। बाकी अगर हम मेजर मिनिस्ट्रीज की बात करें जो अलॉटमेंट हुए हैं, तो सारे मिनिस्टर्स के नाम तो आप याद नहीं रख सकते, बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि चीफ मिनिस्टर दोबारा से योगी आदित्यनाथ जी चुने गए हैं। बाकी सारे मिनिस्टर्स को आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली यूपी के लिए देख रहे हैं तो जस्ट हैव अ लुक एट इट। अगर बाकी, क्योंकि ये करंट अफेयर्स तो सारे ही एग्जाम्स में आपको बेनिफिशियल रहेगा, तो स्पेशली अगर आप यूपी के लिए देख रहे हैं तो एक बार को नज़र डाल सकते हैं अपने स्पेसिफिक जो भी वहाँ पे मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। अदरवाइज मिनिस्टर्स हार्डली पूछे जाते हैं। बाकी सीएम के बारे में पूछा जा सकता है या उनके टेन्योर के बारे में पूछा जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूपी। 403 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर और 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट स्टेट जहाँ पे इलेक्शन हुए दैट इज पंजाब। तो 16th असेंबली पंजाब की गई थी। यूपी की अगर हम देखें तो 18th असेंबली थी एंड टोटल सीट्स 117 एंड द इलेक्शंस वर हेल्ड इन पंजाब ऑन 20th फरवरी। तो अगेन डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बाकी टोटल सीट्स आपको रखना है 117। और यहाँ पे जो पार्टी विनर होके निकली थी दैट वाज आम आदमी पार्टी, आप, जिसने 92 सीट्स जीते थे। एंड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपने 42.01% वोट सिक्योर किए थे। अदर अगेन नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है वो आप ये देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बनाए गए थे पंजाब के, तो दैट वाज भगवंत मान, एज ऑल ऑफ यू नो फेमस है। तो भगवंत मान वाज like elected as the chief minister of पंजाब। अदर देन दैट आपको देखना है कि सीट्स कितनी थी और कौन से नंबर का असेंबली था। सो 116th असेंबली, सॉरी 16th असेंबली एंड 117 सीट्स, एंड आम आदमी पार्टी वाज द विनर इन द पंजाब। नेक्स्ट स्टेट इज उत्तराखंड। सो उत्तराखंड की 5th असेंबली थी एंड 14 फरवरी 22 को ये हुआ था। टोटल सीट्स कितनी है? टोटल सीट्स है 70 एंड बीजेपी यहाँ पे विनर होकर निकली थी। एंड पुष्कर सिंह धामी वाज इलेक्टेड एज द और took oath as the उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर। एससी और एसटी की रिजर्व सीट्स की बात करेंगे तो एससी के लिए 13 सीट्स रिजर्व है, जबकि एसटी के लिए 2 सीट्स रिजर्व है। अगेन हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी एसटी के लिए 2 सीट्स रिजर्व है, बट एससी के लिए 84 है। हियर देयर आर 13 एंड 2। नेक्स्ट स्टेट की बात करें गोवा। तो गोवा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे वो 8th असेंबली थी एंड 14 फरवरी 22 को, जिस दिन उत्तराखंड का इलेक्शन होते हैं, उसी दिन गोवा में भी करवाए जाते हैं। गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें कि एक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। सो हियर आर 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और एक इसमें से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ओनली। यहाँ पे भी जो विनर बनी थी पार्टी वो थी बीजेपी, इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड 20 असेंबली सीट्स यहाँ पे इन्होंने जीती थी। So this is all about the elections which were held in different states, UP, पंजाब, उत्तराखंड एंड गोवा। मणिपुर की न्यूज़ यहाँ पे नहीं दी गई है, कवर नहीं की गई, हम उसको कवर कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इलेक्शन। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ हियर इज अबाउट द महाकाल लोक प्रोजेक्ट। महाकालेश्वर कहाँ पर है? अगर आपको ये पता है तो पहला तो क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाएगा कि कहाँ पर महाकाल लोक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया होगा। सो महाकालेश्वर इज इन उज्जैन। तो ये प्रोजेक्ट भी वहीं पे स्टार्ट किया गया है एंड इसका फेज 1 जो है वो रिलीज कर दिया गया था। इनॉग्रेट किया गया था इसको अक्टूबर 11 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। एंड श्री महाकाल लोक कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया था इन श्री महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन। तो मेन एम इस प्रोजेक्ट का क्या है, क्यों ये महाकाल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? टू डी कंजेस्ट द एंटायर एरिया, बिकॉज अब महाकालेश्वर के दर्शन के लिए बहुत भीड़ होने लगी एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डी कंजेस्ट द एरिया। तो इसके लिए महाकाल लोक बनाया गया है और जो एग्जिस्टिंग फुटफॉल है टेम्पल का विच इज करेंटली अराउंड 1.5 करोड़ पर एनम, वो डबल हो जाएगा। एंड महाकाल पाथ या पथ कंटेन्स 108 स्तंभ विच डिपिक्ट अनंत तांडव स्वरूप।
आनंद तांडव स्वरूप, दैट इज द डांस फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। तो 108 यहाँ पे पिलर्स देखने को मिलते हैं जो कि लॉर्ड शिव के आनंद तांडव स्वरूप को डिपिक्ट करते हैं। सो महाकाल लोक प्रोजेक्ट लाइज इन उज्जैन। ऑल्दो रिसेंट न्यूज में देखा गया था कि बहुत सारा डिवास्टेटिंग इफेक्ट भी इसमें देखने को मिला था, बट द डे इट वाज इनॉग्रेटेड इट फेल्ट आउट टू बी वेरी decongested area. तो नेक्स्ट न्यूज इज हियर इज अबाउट 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो। 12th एडिशन हुआ है डिफेंस एक्सपो का, कहाँ पर किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। ये 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच में हुआ था। ऑर्गेनाइज इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया गया था। थीम जो इसकी थी दैट वाज पाथ टू प्राइड। अगेन थोड़ी सी अट्रैक्टिव थीम है, चांसेस बनते भी हैं पूछने के, नहीं भी बनते हैं। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, पाथ टू प्राइड बहुत ही अट्रैक्टिव थीम है, तो ये आप थोड़ा सा रखिएगा ध्यान में कि ये थीम किसकी थी। 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो एंड 11th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो लखनऊ में किया गया था। तो पहला तो यही है कि पूछा जाता है कि भाई कहाँ किया गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट तो यही बन जाता है। सो ऑर्गेनाइज इस बार किया गया है गांधीनगर गुजरात में, और इससे पहले जो 11th डिफेंस एक्सपो था जो फरवरी 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया था वो लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ 4 वेन्यू फॉर्मेट, और ये पहला एडिशन है एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन कंपनीज। फर्स्ट एडिशन है जो एक्सक्लूसिवली इंडियन कंपनीज के लिए किया गया है। Invest for Defense, for the first time, Invest for Defense, the first ever marquee event of Ministry of Defense targeted to promote investment in the defense sector. भाई इंडियन कंपनीज के लिए था, तो उनसे अर्ज किया गया कि भाई आप टारगेटेड रहो टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, जिससे कि हमें एक्सपोर्ट या सॉरी हमें इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इनफैक्ट हम अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। सो इंडिजिनस डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया है। जो सेकेंड एडिशन है ऑफ इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, ये किया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ डेफ एक्सपो। तो सेकेंड इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था गांधीनगर गुजरात में ही अक्टूबर 1822 को। एंड इंडियन ओशियन रीजन प्लस IOR प्लस कॉन्क्लेव, ये भी अक्टूबर 19 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया था। So this is all about 12th edition of Defense Expo, which was organized in Gandhinagar, and the theme was Path to Pride. The next news is India's first dark sky reserve. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कहाँ पर है ये? हैनले लद्दाख में। इसका अनाउंसमेंट किया गया था सितंबर 2022 में, और इसको सेटअप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत ये लोकेटेड है। ये जो जगह है वो हानले लद्दाख में, ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आती है। क्या होता है डार्क स्काई रिजर्व? तो डार्क स्काई रिजर्व जनरली इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एज एन एरिया यूजुअली विच इज सराउंडिंग अ पार्क और ऑब्जर्वेटरी दैट इज केप्ट फ्री ऑफ आर्टिफिशियल लाइट। तो ऐसा एरिया जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन नहीं आता है, उस एरिया को नाम दिया गया है डार्क स्काई रिजर्व। तो जहाँ पे रात के समय मतलब जो भी आर्टिफिशियल लाइट है वो वहां तक नहीं पहुंचती है, वो उस जगह तक नहीं इन्वेड करती है, दैट इज नोन एज द डार्क स्काई रिजर्व और डार्क स्काई एरिया। और इस डार्क स्काई एरिया का पर्पस ये है इज जनरली टू प्रमोट द एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी की रीडिंग आप अच्छे या फिर एक एक्यूरेट रीडिंग तभी कर सकते हैं जब आपके पास आर्टिफिशियल लाइट आपको नहीं दी जा रही है। सो दिस इज टू प्रमोट और दिस इज टू जस्ट रीड अबाउट द एस्ट्रोनॉमी, इस एरिया को डेवलप किया जाता है। सो ये इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, पहला है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। सो इट इज इन हैनले लद्दाख, और किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, या इनफैक्ट पूछा भी गया होगा पुराने एग्जाम्स में। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो WHO का जो एक ग्लोबल सेंटर उन्होंने बनाया है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, वो गुजरात में बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। अप्रैल 2022 की न्यूज़ है ये, एंड अप्रैल 19 2022 को किया गया था। कोलैबोरेशन है इसमें WHO का, WHO के कोलैबोरेशन के साथ इसको किया गया है। गुजरात में किस जगह पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है? तो हम देखेंगे जामनगर गुजरात में इसको बनाया गया है। एंड इस सेंटर का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। And the center will seek to set policies and standards on in traditional medicine products. So जो भी पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स पे, उसको सेटअप किया जाएगा।
and also it will help the countries to create a comprehensive, safe and high quality health system. So this is about WHO Global Center for Traditional Medicine. The first thing which you have to remember कि इसको कहाँ establish किया गया है. So जामनगर गुजरात में इसको बनाया गया है. किसकी मदद से या किसके collaboration से? तो WHO के collaboration से ये establish किया गया है. नेक्स्ट इज पीएम किसान सम्मान सम्मेलन. ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है. सॉरी, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है दुनिया की. एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर मटेरियल. कंज्यूमर्स की बात करें तो हम सेकेंड नंबर पे आते हैं कंज्यूम करने में, फिर चाहे हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड हो या अदर देन इट. इन द बैकड्रॉप In the backdrop of it, PM Kisan Samman Sammelan 2022 have been announced in New Delhi. So about PM Kisan Samman Sammelan 2022, it was inaugurated in 17th October 2022 and मोदी जी के द्वारा इसको inaugurate किया गया. इसका जो key reforms which include the launch of प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, that is वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम. तो बहुत कुछ आजकल वन वन चल रहा है, वन नेशन दिस वन नेशन दैट. सो अदर इसमें ही एक और इनिशिएटिव आ जा रहा है, दैट इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर. इस स्कीम के अंतर्गत भारत यूरिया बैग्स भी लॉन्च किए गए. अगेन भारत यूरिया बैग्स. इससे क्या होगा, ये जो बैग्स हैं दिस विल हेल्प द कंपनीज मार्केट फर्टिलाइजर्स अंडर द सिंगल ब्रांड नेम. जैसे कि हमने देखा कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर थीम की हम बात कर रहे हैं, तो भाई इसी बैग के अंदर ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये पूरे इंडिया में इनको भेजा जाएगा. सो एक ही ब्रांड नेम इसका रहेगा, अलग अलग कंपनीज के ब्रांड नेम से अलग अलग चीज़ों से इसको नहीं मार्केट किया जाएगा. सो दिस विल बी मार्केटेड अंडर द सिंगल ब्रांड दैट इज भारत. सो भारत यूरिया बैग्स को भी लॉन्च किया गया है. And a single brand name for urea, diammonium phosphate, DAP, muriate of potash, MOP, etc. would be Bharat Urea, Bharat DAP, Bharat MOP, Bharat NPK. तो जो भी फर्टिलाइजर हमको यूज करना है उसका ब्रांड नेम एक ही रहेगा, दैट इज भारत. वट एवर यू हैव टू बाय, यूरिया खरीदना है लीजिए, DAP लेना है ले लीजिए, MOP लेना है ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए, बट एक ही ब्रांड नेम हमारा रहेगा. अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इसका लिया गया है, बिकॉज जो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है फर्टिलाइजर्स की, एक तो वो कम होगी और साथ ही साथ जो इनवेरिएबली जो यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स वो भी इसके द्वारा कम हो जाएंगे. तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि एनपीके का जो हमारा जो रेशियो होता है वो क्या होता है, जो रेशियो एक जनरलाइज किया गया है वो क्या है. सो दिस इज अबाउट पीएम किसान सम्मान सम्मेलन. एंड एज अगेन अगर आपके पॉइंटर्स में ऑप्शंस आते हैं तो आप वहाँ पे बता सकते हैं. भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री? नहीं भी, फर्स्ट लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री तो नहीं है, इट इज सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री, बट इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर मटेरियल. हाँ, ये बोल सकते हैं कि भाई फर्टिलाइजर मटेरियल की जहाँ बात आती है तो इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है फर्टिलाइजर मटेरियल का. सो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं जब आप मेंस लिख रहे हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो यहाँ से जो भी पॉइंटर्स आपके निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप नोट करते जाइए, आई वुड सजेस्ट. एंड साथ ही साथ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव अबाउट द भारत ब्रांड. तो सारे के सारे फर्टिलाइजर जो है वो भारत ब्रांड के अंतर्गत इसमें किए जाएंगे. सो दिस इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर और जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है. सो आई गेस रिपोर्ट्स और इंडाइसेस भी अगर हम इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वो वीडियो बड़ा हो जाएगा. सो आई वुड कीप इट शॉर्ट हियर ओनली. रिपोर्ट्स इंडाइसेस के लिए मैं एक और वीडियो बना देती हूँ और उसको पोस्ट कर देते हैं. सो वहाँ पर उस छोटे से वीडियो से आप सारी रिपोर्ट्स इंडाइसेस ये देख लीजिए, जितनी भी हैं हम इसको कवर कर देंगे. अदरवाइज इसी वीडियो के साथ दैट वुड बिकम वेरी लेंदी वीडियो. तो शॉर्ट एंड स्वीट इसको रखते हैं, यहीं पर इसको खत्म करते हैं. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.